हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं सरोज आज की इस क्लास में। बात करेंगे आज हम सीटेट के पेपर नंबर 2 की, जिसमें हम नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी जो है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही ऐसे टॉपिक्स कह लो आप, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए 20 पीवाईक्यूज लेकर आई हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीटेट के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी जरूर कर दें। बाकी कमेंट करके आप अपना सजेशन, अपना कोई क्वेरी है आपकी, तो वो भी आप बता सकते हो। और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है, उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का आपको पता है जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। बाकी आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ये है कि आज ऑप्शन, जो आंसर ऑप्शन है उसके साथ साथ थोड़ी सी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि व्याख्या भी थोड़ी सी साथ में दी हुई है। तो जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के चुनाव का, उसमें कौन कौन शामिल होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद के दो सदन हैं, दोनों सदनों और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो उसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं और साथ में राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वो भी उस निर्वाचक मंडल में जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बाकी के चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर, किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है वो चलाई जा सकती है। तो ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आया हमारा। तो प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर अगर महाभियोग चलाना है, उसको पद से हटाना है, तो उसके लिए कौन सी जो प्रक्रिया है वो चलाई जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में निहित है कि हम महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद नंबर 61। ठीक है, आर्टिकल 61 यानी कि 61 आर्टिकल जो है वो कहता है कि हम राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। तो व्याख्या में ये कहा गया है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। ठीक है, इस ये जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो राज्यसभा है उसके कितने सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। उसके जो हैं कम से कम जो हैं वो, ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और ये सदस्य अपनी मर्जी से नहीं चुने जाते हैं। ये जो है वो साहित्य में बहुत ज्यादा जो पॉपुलर रहते हैं, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित 12 सदस्य जो हैं वो उनको राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा जो, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, उसके जो है वो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ओथ जो है राष्ट्रपति की वो किसके द्वारा जो है वो दिलवाई जाती है। ठीक है, तो
जो राष्ट्रपति की ओथ है वो दिलवाई जाती है ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के द्वारा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में भारत के जो सीजेआई हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई जो हैं वो राष्ट्रपति को ओथ जो है वो दिलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। अच्छा, मान लो कि भारत के जो भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अगर उनको त्याग पत्र देना होगा तो वो किसके पास अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है। तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, वो सौंपते हैं अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के पास, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास अपना त्याग पत्र देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उल्टा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसके पास देंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर उनको अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन देना है तो वो किसके पास देंगे, तो वो देंगे राष्ट्रपति के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास देंगे। जैसे कि आपने अभी पीछे जैसे देखा था हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने अपना जो त्याग पत्र था वो दिया था, तो वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे तो उन्होंने अपना त्याग पत्र जो था वो राष्ट्रपति के पास दिया था, ठीक है। तो वो आपको दोनों ही याद रखने हैं, अगर राष्ट्रपति के पद पर है और उन्होंने अपना त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति के पास देंगे, और उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और उन्होंने अपना त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति के पास देंगे, ठीक है। दोनों का उल्टा होता है, ठीक है। फिर उसी के ऊपर जो है वो सारा कार्यभार जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र जो है वो सौंपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि संसद की विश्रांति काल में जो राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस है उसको जारी करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की विश्रांति काल जो संसद की जो विश्रांति काल है उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती, कौन से अनुच्छेद में निहित है, वो है 123, ठीक है। 123 जो है आर्टिकल 123 जो है उसके तहत जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस विधेयक को धन विधेयक मनी बिल जो है के रूप में पेश करने से पूर्व किसकी सहमति अनिवार्य होती है। अगर किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश करना है तो पहले किसी की सहमति लेनी पड़ती है, तो वो किसकी सहमति लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ती है भारत के राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति उसमें होना उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक अगर पारित करना है किसी भी सदन में तो ये जो है वो उसकी उसके पूर्व जो है वो राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। धन विधेयक को जो है उसको केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ही के द्वारा ही प्रस्तुत जो है वो किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख जो है वो नॉमिनल जो हेड होता है वो कौन होता है। तो संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि नाम मात्र के प्रमुख होते हैं जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं उसका वास्तविक प्रमुख होता है संघ की कार्यपालिका का, ठीक है। तो नॉमिनल हेड अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं संघ की कार्यपालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा पता होनी चाहिए। अगर पंचायत के चुनाव लड़ने हैं उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है उसके लिए आपको न्यूनतम जो आयु सीमा है वो पता होनी चाहिए। इनमें से किसी की भी आयु सीमा जो है वो पूछी जा सकती है। तो न्यूनतम अगर आयु सीमा पूछी गई है राष्ट्रपति बनने के लिए तो वो है ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 35 ईयर ही है। बाकी अगर पंचायत चुनाव में अगर हिस्सा लेना है तो उसके लिए 21 एज जो है वो न्यूनतम एज जो है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। बाकी राष्ट्रपति पद की अर्हता के लिए जो है वो यानी कि उस पद के इलिजिबिलिटी के लिए जो है वो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 ईयर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान जो पार्डनिंग पावर है वो देने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। तो जो पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति के पास, क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास, वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो उसको प्रदान करता है, ठीक है। मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो क्रूर सजा उसको मिल गई है, मान लो कि उसको जीवन भर का कारावास मिल गया है, ठीक है, उसको जो है वो उम्र कैद की सजा हो गई है, उसको फांसी की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति के पास जो है वो एक ऐसी पावर दी गई है उस
उस सजा को राष्ट्रपति जो है या तो कम कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल ही माफ कर सकते हैं, ठीक है? तो क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी गई है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 72 के तहत जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो है वो क्षमादान की शक्ति जो है वो दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वित्तीय आपातकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय आपातकाल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किस अनुच्छेद के से संबंधित है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसीज़ हमारे भारत में पाई जाती हैं। आपातकाल जो है वो भारत में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे नंबर पर आता है राज्य आपातकाल, ठीक है? और तीसरे नंबर पर आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, ठीक है? तो ये तीनों के अनुच्छेद जो हैं आर्टिकल जो 152 है सॉरी 160 जो है उसमें आपातकाल फाइनेंशियल आपातकाल जो है उसकी बात की कही गई है। तो तीनों ही प्रकार की जो इमरजेंसीज़ हैं, उनके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में है, ठीक है? उसके नंबर 2 पर आता है राज्य आपातकाल वो 356 में है और जो तीसरा आपातकाल है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 के अंडर जो है वो वर्णित है, ठीक है? तो 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, तो आपने ज़रूर इसको याद रख लेना है कि जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है या कौन बुलाता है, उसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है? आर्टिकल 108 जो है उसके तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन जो है वो सही है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं यहाँ पर, तो कौन-सा कथन सही है? नंबर 1 पर आता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जनता सीधे करती है, बिल्कुल नहीं। कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है? जो जनता है वो सीधे चुनाव नहीं करती है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में जो भी दल जो है वो बहुमत अ, पेश करता है, उसके जो नेता रहते हैं उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा दिया गया है यहाँ पर कि केवल राज्यसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, बिल्कुल गलत है ये भी और जो संसद के दोनों सदन मिलकर चुनाव करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो लोकसभा में जिस भी दल के द्वारा बहुमत पेश किया जाता है, उसी दल को जो उसकी दल का जो नेता रहता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? ये नियुक्ति के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो अनुच्छेद 78 है, आर्टिकल 78 जो है, उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? आर्टिकल 78 में जो दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी कि संघ के प्रशासन एवं विधान संबंधी निर्णयों की जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देना, ठीक है? जो भी संघ का प्रशासन है और विधान संबंधी जो भी निर्णय है, वो उनकी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति के पास देना, वो प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य है, ठीक है? तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाना जो है वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या त्याग पत्र दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं तो जो मंत्रिपरिषद है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर जो है वो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाएगी, ठीक है? अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्रिपरिषद भी स्वतः ही अपने आप ही जो है वो विघटित हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे, वो भी अपना इस्तीफा दे देंगे, तो जो मंत्रिपरिषद है वो अपने आप ही भंग जो है या विघटित जो है वो हो जाएगी, ठीक है? प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने या मृत्यु होने पर पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो उत्तरदायी होती है ऑप्शन नंबर सी केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है? केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी जो है वो होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है? अनुच्छेद 75 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग जो है उसके भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिना संसद
सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो बिना संसद का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो कितने समय तक जो है वो मंत्री बनकर रह सकता है? तो लगभग 6 महीने तक वो जो व्यक्ति है वो मंत्री बनकर रह सकता है। 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन में लोकसभा के मतलब संसद के किसी भी सदन में उसको सदस्यता जो है वो प्राप्त करनी होती है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने के भीतर जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रपति जो हैं वो उसके और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो तो कार्यभार कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो कौन बनेगा? यानी कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों का पद साथ में ही रिक्त हो जाता है, तो फिर कार्यभार जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो किसके ऊपर आएगा? तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के ऊपर जिन्होंने राष्ट्रपति को जो थी वो शपथ दिलवाई थी, ठीक है? जिन्होंने राष्ट्रपति की ओथ दिलवाई थी उनके ऊपर जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो आ जाएगा, ठीक है? स्वतः ही। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है? अगर दोनों पद के खाली होने पर सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लोकसभा सदस्य होने पर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है? लोकसभा का सदस्य होने पर जो प्रधानमंत्री की बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? 25 वर्ष अगर आप लोकसभा का सदस्य भी हैं और आप प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो न्यूनतम जो मिनिमम एज जो है वो आपकी 25 ईयर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल हमने 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़े हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, पीवाईक्यूज़ थे, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे क्लास को और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक क्लास को ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर अपना जो आपका सजेशन है, आपकी क्वेरी है, वो ज़रूर बताएँ, बाकी शेयर भी ज़रूर क्लास को कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।